और बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका के अंडर राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से आते हैं। कार्यपालिका पार्ट 5 में इसका जिक्र देखने को मिलता है हमें। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख होता है देश का। नाम मात्र कार्यपालिका, प्रमुख शक्ति, वास्तविक शक्ति पीएम के पास होती है, मगर जो प्रमुख है, शक्ति का यूज करता है जो, वो राष्ट्रपति है ऑन पेपर एक तरीके से। कि कोई भी जो अ, विधेयक लेकर आते हैं वो कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता निर्धारित की गई है कि भारत का नागरिक हो, जन्मजात या देशीयकरण के द्वारा, 35 वर्ष न्यूनतम आयु हो, लाभ का पद धारण करने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कार्यकाल 5 साल का होता है और पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कभी भी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं अगर उन्हें पद छोड़ना हो तो। ओके, ये बात आती है। निर्वाचन पर आते हैं। एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसमें संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। दिल्ली, पुदुचेरी और जेएनके के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। जो निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जैसे 12 जो बंदे राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, और किसी भी विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य है वो शामिल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट का जो उम्मीदवार होता है उसको 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। दोनों अलग अलग चाहिए। एक जमानत राशि होती है SC/ST के लिए 5,000 और बाकियों के लिए 15,000। 1/6 वोट चाहिए। अगर ना हो तो जमानत जब्त हो जाती है, वो मतलब पैसे जब्त हो जाते हैं, वापस नहीं मिलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होता है, लेकिन उसका मूल्य अलग अलग होता है। जैसे MLA का जो मत का मूल्य होगा वो इस प्रकार होगा कि राज्य की जनसंख्या और जो राज्य के निर्वाचित MLA की कुल जनसंख्या है और उसे गुना किया जाता है 1000 से। राज्य की जनसंख्या को भाग दिया जाता है कुल MLA की जनसंख्या से और भाग दिया जाता है 1000 से। तो जो मत का मूल्य निकल के आता है वो MLA की मत का मूल्य होता है और 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारण किया जाता है इसका। MP के जो मत का मूल्य होता है वो इस प्रकार निकाला जाता है कि सभी राज्यों के निर्वाचित MLA के मतों का कुल मूल्य और निर्वाचित MP की संख्या, टोटल MP की संख्या ऊपर रखा जाता है और सभी निर्वाचित MLA के मतों की कुल संख्या का मूल्य, उसे भाग देके MP के मत का वैल्यू आ जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की एक निर्वाचक कोटा प्राप्त करना होता है। उम्मीदवार को एक निर्वाचक कोटा प्राप्त करना होता है। निर्वाचक कोटा इस प्रकार निकलता है कि चुनाव में डाले गए वैध मतों का कुल मूल्य को 2 से भाग दिया जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जिसके पास ये आता है वो चुनाव लड़ सकता है, मतलब निर्वाचन कोटा मिल जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। यहाँ पर निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत डालने का अधिकार, लेकिन वह अपने पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता क्रम निर्धारित कर सकता है, मतलब रैंक दे सकता है। मतदान के पश्चात प्रथम चक्र की मतगणना की जाती है। प्रथम वरीयता के अनुसार मत बांट दिए जाते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचित कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, लेकिन किसी उम्मीदवार को निर्वाचित कोटा प्राप्त ना हो तो जिस उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल्य सबसे कम है तो उसे निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसके मत को जो अद्वितीय वरीयता के अनुसार मत हस्तांतरण कर दिए जाते हैं। वह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त ना हो जाए। इसकी आलोचना ये होती है कि अस्पष्ट और जटिल है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया है इसमें। निर्वाचक मंडल के मतदाताओं द्वारा वरीयता क्रम देना अनिवार्य नहीं है। क्रम सुनिश्चित ना होने की स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया में गतिरोध आएगा। तो ये सब आलोचनाएं हैं इसकी। आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो जो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? CGI दिलाते हैं। राष्ट्रपति की पद मुक्ति के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। एक तो होता है कार्यालय की समाप्ति पर, ठीक है, और 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव, अगर रिक्त है पद तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। और बाकी रिक्त कैसे होता है पद? महाभियोग द्वारा, मृत्यु के द्वारा, त्याग पत्र दे दें तब, या निर्वाचन रद्द हो जाए तब। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, अगर वो भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में। M हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन किया है 1969 में।
कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार थे जो द्वितीय वरीयता के आधार पर निर्वाचित हुए थे। फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है केवल दो व्यक्तियों द्वारा, उम्मीदवार या निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग का जिक्र हमें आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है, जिसमें यह आधार है कि संविधान का उल्लंघन किया और राष्ट्रपति ने, तो इस आरोप के आधार पर उनके ऊपर प्रक्रिया चलाई जा सकती है। एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, एक मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं चलाया गया है। जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें यह आता है कि संसद के किसी भी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। दो शर्तें हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जिसमें सदन में लाया गया है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, शर्तें पूरी करने के बाद कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होगा। मतदान के पश्चात यह प्रक्रिया दूसरे सदन में भी चलेगी। अगर पारित हो जाता है, दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर निकल के आती है। अब राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र देखने को मिलता है आर्टिकल 74(1) में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख पीएम होगा। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 करके जोड़ा गया था। एक लाइन जोड़ी गई थी इसमें कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, और तब इंदिरा गांधी पीएम थी। जो ही जोड़ा गया है तो मतलब एक तरीके से मंत्रिपरिषद के अधीन लेके आया गया है राष्ट्रपति पद को। 19 मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते ऐसा कि नहीं, डायरेक्टली नहीं है, पर इनडायरेक्टली है, क्योंकि वो उनकी सलाह के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। ये ही वर्ड जो यूज़ कर दिया काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस शो करता है यहाँ पर। 44वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। 1978 44वां संविधान संशोधन बाध्य कर दिया गया मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, मगर जब वापस आएगा तो मानना पड़ेगा। प्रशासनिक शक्तियां, आर्टिकल 53 में इसका जिक्र है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जैसे प्रमुख है देश के तो उनमें निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर देश का शासन चलाया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। संघ के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति व उनको पदमुक्त करता है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोत्तम कमांडर होता है। राष्ट्रपति युद्ध व शांति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति को कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त होती है। विदेश यात्रा में संधियों पर हस्ताक्षर करता है तथा राजदूतों की नियुक्ति करता है। जो विधायी शक्तियां कानून बनाने से संबंधित है, उसमें राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। आर्टिकल 79 के तहत संसद के 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का सत्र बुलाता है तथा सत्रावसान भी करता है। संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है। राष्ट्रपति है वो संयुक्त सत्र दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का, किसी अगर मतभेद होता है तो वहाँ पे संयुक्त सत्र बुला लेते हैं। राज्यसभा के अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान इत्यादि से। 2 एंग्लो इंडियंस को भी पहले मनोनीत किया जाता था, पर बाद में 104 जो 104th अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, उसके द्वारा ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है लोकसभा में। अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद की कार्यवाही ना चलने की स्थिति में या आवश्यक या मुख्य कानून की आवश्यकता पूर्ति के लिए अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक प्रभावी। यदि 6 सप्ताह के भीतर संसद साधारण बहुमत या अनुमोदन ना करके अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ना करे तो, अगर संसद अनुमोदन कर दे उसका तो कानून बन जाता है। बस 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है, और अगर सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश लाया जाता है। इसे ज़रूरत के कानून की ज़रूरत होता है, क्योंकि वो उतना ही प्रभावी होता है उस वक्त तक। अध्यादेश का उद्देश्य राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए विशेष परिस्थितियों में विधि निर्माण करना है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। संसद द्वारा बनाए कानून के समान प्रभावी होता है। समाधान की शक्तियां, आर्टिकल 72 में इसका जिक्र मिलता है। आर्टिकल 72 समाधान की शक्तियां देखने को मिलती है। 5 प्रकार की शक्तियां क्षमा करने की। पहला क्षमा है, पार्डन, जो सजा मुक्त कर देना होता है। दूसरा लघुकरण, दंड का प्रकार बदलना या हल्का कर देना। परिहार होता है रिमिशन, दंड की मात्रा कम करना। एक होता है विराम, मानवीय तथ्य के आधार पर समाधान। निलंबन होता है कि मृत्युदंड को लागू होने से रोकना। प्रतिलंबन भी से बोला जाता है रिप्रीव। वीटो की शक्ति का जिक्र देखने को मिलता है आर्टिकल 111 के तहत। वीटो पावर विशेषाधिकार हैं ये राष्ट्रपति के। संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया इनका। वैसे 4 प्रकार के वीटो है। एक तो होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट वीटो, समाप्त करना संभव नहीं है यहाँ पर।
इसको ये ब्रिटिश जो एम्परर्स का वीटो होता है, ब्रिटिश एग्जाम्पल है उसका। एक है विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के वीटो को दिखाता है। एक निलंबनकारी वीटो है जो साधारण बहुमत से समाप्त, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट के वीटो को दिखाता है। और पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव पर विलंब करके लागू होने से रोक देते हैं। तो पॉकेट वीटो भारत के राष्ट्रपति ज़्यादातर यूज़ करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 2006 में जो एपीजे अब्दुल कलाम अब तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, उन्होंने विधायकों के लाभ से संबंधित प्रस्ताव को होल्ड कर लिया था। भारत के राष्ट्रपति को निरपेक्ष, निलंबनकारी व पॉकेट वीटो प्राप्त है आर्टिकल 111 के तहत। आर्टिकल 111, जब कोई विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति सहमति दे सकता है, इनकार कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि संसद पुनर्विचार के बाद साधारण बहुमत से पास कर देती है तो राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। 1986 ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट थे। डाकघर संशोधन विधेयक पर अधिपर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया उन्होंने। आर्टिकल 111 में निरपेक्ष वीटो और निलंबनकारी वीटो का जिक्र मिलता है। आर्टिकल 74A स्वविवेक की शक्ति, जो पॉकेट वीटो का आधार है। आर्टिकल 74(1) आपातकालीन शक्तियां, आर्टिकल 352 से 360 आपातकाल का जिक्र मिलता है और पार्ट 18 में इनका जिक्र है। वहाँ पर आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनका जिक्र देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लागू होता है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 की घोषणा यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति घोषणा का संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से अनुमोदन कर दे तो राष्ट्रपति की घोषणा 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया द्वारा इसे बार बार बढ़ाया जा सकता है। मूल संविधान में केवल आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। इसमें 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया आर्टिकल 352 का यूज करके। इसका ये प्रभाव होता है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। 3 अनुसूचियां, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 7th शेड्यूल में इनका जिक्र है। केंद्र राज्य प्रशासन संचालन राज्य के लिए निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र होता है वो राज्य का प्रशासन का संचालन करता है और राज्य के लिए ना निर्देश जारी कर सकता है, जिसको मानना पड़ता है राज्यों को। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20। 21 है जीवन का अधिकार और आर्टिकल 20 है अपने धर्म के पालन करने का अधिकार। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 राज्यपाल की अनुशंसा पर लगता है। संविधान की विफलता के नाम या आधार पर प्रांत का शासन संविधान का पालन ना कर रहा हो, उस स्थिति में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है वहाँ पर। आर्टिकल 356 संसद के दोनों सदन 60 दिनों के भीतर साधारण बहुमत से अलग अलग अनुमोदन कर दें तो राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया में दूसरी बार भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से बढ़ाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को इसका जो प्रभाव है कि राज्य विधानमंडल को भंग या निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है। राज्य की प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ग्रहण कर लेता है। मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय जो स्थिति है, वित्तीय स्थायित्व है, खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसे आर्थिक संकट की स्थिति में संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति की घोषणा को अलग अलग साधारण बहुमत से अनुमोदन कर दें तो वित्तीय आपात की घोषणा तब तक जारी रहती है जब तक राष्ट्रपति स्वयं वापस ना ले। इसका प्रभाव ये होता है कि केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम कर सकता है। राष्ट्रपति की स्थिति जो संवैधानिक संप्रदाय है वो कहता है कि रबर स्टैंप है भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद ज्यादा शक्तिशाली है। कानूनी संप्रदाय कहता है कि वास्तविक प्रमुख है और स्वतंत्र संप्रदाय कहता है कि ना तो रबर की मोहर है ना वास्तविक प्रमुख है। फिर एलन ग्लैडहिल का नाइटमेयर, एलन ग्लैडहिल का दुःस्वप्न, इसका जिक्र देखने को मिलता है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। वे बोलते हैं कि कानूनी दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति का अध्ययन करते हुए यह मत व्यक्त किया है उन्होंने कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्षों तक एक तानाशाह बन सकता है, वह लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर सकता है
और उसको रोकने के लिए संविधान में कोई तरीका भी मौजूद नहीं है। इसे ही ग्लैडहिल का दूसरापन कहते हैं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 में इनका जिक्र देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 एंड उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63। राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियों व दायित्वों का निर्वहन करेगा, और उस टाइम पर जो राज्यसभा होती है उनके सभापति के पद पर नहीं बैठेंगे जब राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर रहे हों। तो ये भी इसके अंदर है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योग्यता ये होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष आयु हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। निर्वाचन, आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष निर्वाचन व एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। ये चुनाव राज्य और विधानसभा विधानमंडलों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आर्टिकल 69, शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। शक्तियां होती है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति के ना होने पर उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों को 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो ये उपराष्ट्रपति के संदर्भ में था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में। प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74, 75 एंड 78 में प्रधानमंत्री का जिक्र देखने को मिलता है। सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। योग्यता की बात करते हैं कि सांसद बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का समर्थन हो। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की, अगर वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो। अगर बहुमत ना होने पर स्वविवेक का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, उसके आधार पर आमंत्रित करते हैं कि लगता है कि ये व्यक्ति सरकार बना सकता है और बहुमत प्रूव कर देगा, तो उसको आमंत्रित किया जाता है। शक्तियां, मंत्रिपरिषद के निर्माण व मरण का केंद्र। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगर वे इस्तीफा दे देते हैं तो अपने आप उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसलिए निर्माण व मरण का केंद्र है। मंत्रियों के बीच मंत्रालय व विभाग का बंटवारा करता है। पीएम मंत्रियों का श्रेणी क्रम भी निर्धारित करता है। जब तक पीएम अपने पद पर है तब तक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रहता है। मृत्यु या त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। पीएम संसद में जिस सदन का नेता सदस्य होता है वह उस सदन का नेता भी होता है। वह दूसरे सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, वह संबोधन भी दे सकता है, परंतु मतदान वह जिस सदन का सदस्य होता है उसी में करता है। व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। पीएम भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व विदेशों में करता है। पीएम देश के प्रशासनिक कार्यों के केंद्र में होता है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा व सभी मंत्री विभागों का निरीक्षक होता है। मंत्रिपरिषद, सभी मंत्री शामिल होते हैं उसमें। मंत्रिमंडल, कैबिनेट होता है जो मंत्री ही शामिल होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री ऐसा मंत्री होता है जो अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है और अधिकार पूर्वक मंत्रिमंडल में शामिल होता है। कैबिनेट मिनिस्टर की तुलना डीएम से की जा सकती है एक तरीके से। राज्य मंत्री, किसी मंत्रालय में एक से अधिक विभागों का प्रमुख हो सकता है, इसकी तुलना एसडीएम से की जा सकती है। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ऐसा मंत्री जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकारिक पूर्वक भाग नहीं लेता है लेकिन पीएम द्वारा बुलाए जाने पर भाग ले सकता है। इसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मिनिस्टर शामिल नहीं होता है। उप मंत्री, किसी मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर राज्य मंत्री का सहायक होता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, उससे पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। तो पहली बार जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74, 75, 78 में मिलता है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान किया गया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति की इच्छाओं से पद पर बना रह सकता है। योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो वह व्यक्ति बन सकता है भारत का महान्यायवादी। शक्ति होती है कि विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। कानूनी सलाह देना भारत सरकार को। राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना। भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। महान्यायवादी एकमात्र लोक अधिकारी है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। संसद में मतदान नहीं कर सकता है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ सकता है, ना ही कानूनी सलाह दे सकता है। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग भ्रष्टाचार को उजागर करना व नियंत्रित करना मुख्य कार्य है। सरकारी खर्च की जांच करते हैं। लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है कैग को। सीएजी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। आर्टिकल 148, 149, 150 में जिक्र मिलता है सीएजी का। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग अधिनियम 1971 बनाया गया, इसमें योग्यता निर्धारित की गई। संविधान में वर्णन नहीं है इसका, योग्यता का उल्लेख किया गया। कैग अधिनियम 1971 में भारत का नागरिक हो, लोक वित्त विशेषज्ञ हो, सरकारी वित्त की जानकारी रखता हो, लोक लेखा जानकारी रखता हो, 10 वर्ष तक पद पर रहा हो, वित्त संबंधित लोक सेवक। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए। राष्ट्रपति सीएजी को उसके पद से नहीं हटा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान प्रक्रिया चलती है सीएजी को हटाने की। क्या वेतन संचित निधि द्वारा जारी किया जाता है। कैग के जो कार्य और शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। भारत सरकार द्वारा किए गए खर्च का लेखा परीक्षण करना। प्रांतीय सरकार के द्वारा किए गए खर्च का भी लेखा परीक्षण करता है। कैग सरकारी कंपनी के द्वारा किए गए खर्च का भी लेखा परीक्षण करता है। ऐसी निजी कंपनी का भी लेखा परीक्षण कर सकता है जो सरकार के साथ साथ राजस्व में भागीदारी रखती हो। लेखा परीक्षण 2 तरीका का होता है। पश्चातवर्ती कार्य, एक होता है वित्तीय अनियमितता की जांच करना। कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट लोक लेखा समिति को ये रिपोर्ट सौंपता है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये मिलके उस पर अपनी जांच करते हैं उस रिपोर्ट की, फिर वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं जो भी है। 2 लेखा परीक्षण के आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षण होता है, यहाँ पे सरकारी खर्च के उद्देश्य की जांच करना। निष्पादन लेखा परीक्षण, 2 प्रकार का लेखा परीक्षण करता है कैग, उसका बताया 2 आधार पर। एक निष्पादन लेखा परीक्षण, सरकारी खर्च में अनियमितता, भ्रष्टाचार और बर्बादी की जांच करना। कैग प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन व्यवहार में 2 कारणों से भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है। भारत में नियतकालीन चुनाव व्यवस्था, जिसके कारण कैग की रिपोर्ट जब सार्वजनिक की जाती है तो सरकारी भ्रष्टाचार की सूचना जनता तक पहुंच जाती है, जनमत पर प्रभाव डलता है इसका। समाज सेवी संगठन न्यायालय में कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर जनहित याचिका जारी करते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई होती है। तो कैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राज्य की कार्यपालिका, इसमें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्य का संचालन राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, राष्ट्रपति की इच्छा से पद धारण करता है। पार्ट 6 में इसका जिक्र मिलता है। आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इस बात का जिक्र मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है राज्यपाल की, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है अन्यों की। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की। आर्टिकल 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। योग्यता होती है भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम 35 साल की आयु हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। प्रशासनिक शक्तियां, राज्यपाल के नाम पर राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राज्य स्तर पर सभी प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त व पदमुक्त करता है। वीसी की नियुक्ति और राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, उनका 2 अपवाद है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के जज को ना तो नियुक्त करता है ना ही पदमुक्त करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष को नियुक्त करता है लेकिन पदमुक्त नहीं कर सकता है। तो ये 2 अपवाद है, पदमुक्ति और पद देने के, नियुक्त करने के। राज्यपाल को सैनिक शक्ति व कूटनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। विधायी शक्तियां, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्य में कानून बनाने व लागू करने में राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य है। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्रावसान भी करता है। विधान परिषद में राज्यपाल अधिकतम 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य, कला, विज्ञान व सहकारिता व सामाजिक सेवा क्षेत्र से। राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश जारी कर सकता है। संवर्ती व राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वीटो पावर की शक्ति रखता है। क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति की भांति। 2 अंतर है, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता और सैनिक न्यायालय के विरुद्ध क्षमादान नहीं दे सकता। ये संघ सूची का विषय है।
स्वाविवेक की शक्तियां हैं आर्टिकल 163(1) और 163(2) के तहत। 163(1) उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से स्वाविवेक से कार्य की अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान सीएम होगा। 163(2) कोई विषय स्वाविवेक शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, इसका निर्धारण राज्यपाल करेगा। इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। परंपरा अनुसार स्वाविवेक किसी प्रांत में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, ये सब शामिल है। जब प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को अस्वाविवेक से राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो आर्टिकल 200 का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है राज्यपालों के द्वारा। अगर केंद्र की सरकार से उनकी ना बन रही हो राज्य सरकार की, तो यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल पद माना जाता है। राज्य विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने पर राज्यपाल स्वाविवेक से सीएम की नियुक्ति कर सकता है। सरकारिया आयोग रणजीत सिंह सरकारिया, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इसका गठन 1983 में किया जाता है जून में, और 247 सुझाव देते हैं, सिफारिश करते हैं। राज्यपाल संबंधित सुझाव भी थे। राज्यपाल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होना चाहिए, इस बात की सिफारिश करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था सरकारिया आयोग। प्रशासनिक सुधार उसका उद्देश्य था। राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए तथा उसका 5 साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए तथा इससे पहले हटाने के लिए संसद के समक्ष एक लिखित कारण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्टिकल 356 के प्रयोग को अंतिम विकल्प मानने की सलाह दी है। आयोग ने सुझाव दिया है कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो 4 महीने के भीतर इस पर निर्णय होना चाहिए। फिर पुंछी आयोग बनता है 2007 में। मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। 2010 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए, इस बात की सिफारिश करते हैं। उस समिति में पीएम, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, संबंधित राज्य का सीएम व उपराष्ट्रपति को शामिल किया जाना चाहिए और सर्वसहमति से नियुक्ति की जाए। इस आयोग ने भी राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित करने की सलाह दी। साथ ही राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की अनुशंसा की। राज्यपाल की स्वाविवेक विभागाधीन शक्तियों को सीमित करने की सलाह दी है पुंछी आयोग ने। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में थे। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है कि इसके 3 अंग है। संसद का निर्माण इन तीनों अंगों से मिलकर होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और संसद राष्ट्रपति आते हैं। तो ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। अब संसद के एक अंग जो विधायिका कहलाता है उसके बारे में बात करते हैं। 3 अंग होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका की बात करते हैं, सॉरी संसद का नहीं, सरकार का अंग है विधायिका, उसकी बात करते हैं। विधायिका का जो कार्य होता है कानून निर्माण करना होता है। संविधान संशोधन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विधायिका। कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, प्रशासनिक नियंत्रण, निंदा प्रस्ताव लाके, अविश्वास प्रस्ताव लाके या कटौती प्रस्ताव लाके एक तरीके से प्रशासनिक नियंत्रण रखती है कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद पर। संसद कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। संसद सरकार पर वित्तीय नियंत्रण रखती है, बजट, धन विधेयक, संसदीय समिति, इन सबके द्वारा। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। राज्यसभा उच्च सदन बोला जाता है, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। स्थायी सदन है एक। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है राज्यसभा में। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 रिटायर हो जाते हैं सदस्य। राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है जनसंख्या के अनुपात में। अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में 245 सदस्य हैं और 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो टोटल 245 है और अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, एमएलएज। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें रैंकिंग दी जाती है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है वैसे ही। एक स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कभी भंग नहीं हो सकता ये सदन। राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा होता है, ये 4थी अनुसूची में बात कही गई है। लोकसभा निचला सदन जो होता है, निम्न सदन जिसे बोला जाता है, एक अस्थायी सदन है। पीएम के इस्तीफे के साथ भंग हो जाता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर जनता सीधे भाग लेती है, अपने एमपीज चुन के भेजती है। जो एमपीज का लीडर होता है, जिस दल का नेता बहुमत मिला होता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। 552 सदस्य होते हैं टोटल। 550 निर्वाचित व 2 मनोनीत
एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी, जो बाद में हटा दी गई है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। एंग्लो इंडियन जो 2 मनोनीत सदस्य के पद को हटा दिया गया है एक 104th अमेंडमेंट द्वारा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का चुनाव में अपनाया गया है। यहाँ पर जो पहले ज़्यादा मत लेकर आएगा वो विजेता माना जाएगा, चाहे एक मत बेशक ऊपर हो, वो विजेता होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जिसमें पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जितनी संख्या में प्रतिनिधि चुने जाने हैं, प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। और कौन सी जनसंख्या? जनगणना 1971 की जनसंख्या के जनगणना के आधार पर ये तय किए गए हैं जो निर्वाचक आप क्षेत्र बोल सकते हैं जिन्हें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए। संसद का सदस्य एमपी होता है। एमपी बनने के लिए योग्यता जो होती है सांसद बनने के लिए भारत का नागरिक हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, पागल विकृत नहीं होना चाहिए, मानसिक दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण ना करता हो। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने 2 वर्ष से अधिक की सजा दी है तो सजा की अवधि के साथ अगले 6 वर्षों के लिए वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। लालू प्रसाद यादव का केस यहाँ पे देखने को मिलता है, वो एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे इसके चलते। संसद सदस्यता की समाप्ति की बात करते हैं कि मृत्यु होने पर, त्यागपत्र दिए जाने पर, निर्वाचन रद्द हो जाने पर, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो 10 दिन के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है तो वह पहले जिस सदन में निर्वाचित हुआ है उसमें उसके स्थान रिक्त हो जाएगा। यदि कोई सांसद व राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिन के भीतर किसी एक से त्यागपत्र नहीं देता है तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लगातार 60 दिनों तक बिना अध्यक्ष को सूचित करे सदन की कार्यवाही में अनुपस्थिति रहे तो सभापति उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाए जाने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। दल बदल विरोधी जो अधिनियम है उसका जिक्र देखने को मिलता है यहाँ पर, तो इसके माध्यम से भी सदस्यता जा सकती है। ये संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था कि कोई सांसद विधायक अपने सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा यदि जिस दल के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करना, विप होती है जो मतदान के लिए दिशा निर्देश देता है, एक विप जारी करता है जो भी उसका मुखिया होता है वहाँ पर सदन में, अगर उसको ना माने तो भी जा सकती है। दल द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भी मतदान में भाग ना लेना। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल हो जाए, उन्होंने सदस्य 6 माह के बाद दल परिवर्तन करते हैं तो उसे भी निर्वाचित किया जा सकता है। दल बदल विरोधी अधिनियम सभापति व अध्यक्ष पर लागू नहीं होता है। दल बदल पर लोकसभा का अध्यक्ष व राज्यसभा का सभापति निर्णय लेता है। उनके निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल छोड़ दें व 2/3 सदस्य किसी दल में शामिल हो जाएं या विलय कर दें तो उन पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होगा। 91st अमेंडमेंट के बाद केवल मर्जर यानी विलय को ही इसका अपवाद माना गया है। 2003 में ये हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल अधिनियम के प्रावधान अस्पष्ट किए गए। संसद के पदाधिकारियों की बात करते हैं। 2 भवन है, 2 सदन है, तो उनमें 2 पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष वो सत्ताधारी दल से होते हैं और उपाध्यक्ष जो विपक्ष से होते हैं। ये चली आ रही एक परंपरा के आधार पर है। राज्यसभा में सभापति पदेन होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति होते हैं और सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से चयन किया जाता है। पद मुक्ति के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब चुनने के लिए तो साधारण बहुमत चाहिए मगर पद मुक्ति के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा का संचालन अध्यक्ष द्वारा होता है, स्पीकर भी कहा जाता है। अध्यक्ष की गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष व वह भी ना हो तो साधारण बहुमत द्वारा निर्धारित 10 सदस्यों के पैनल से कोई भी जो पैनल में सदस्य होगा वो संचालन कर सकता है लोकसभा की कार्यवाही का। राज्यसभा संचालन में सभापति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर नहीं है तो उपसभापति वह कार्य करते हैं, नहीं है तो 6 सदस्यीय पैनल बनाया जाता है, उसमें से कोई संचालन करता है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जिन्हें बोला जाता है उनकी शक्तियों के बारे में। सदन में प्रक्रिया का संचालन करता है, न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं ये प्रक्रिया का संचालन करना। सदन में व्यवस्था बनाना, धन विधेयक को प्रमाणित करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तय करना कि धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है।
जॉइंट सेशन जो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है, वह अध्यक्ष, इसमें लोकसभा स्पीकर होगा। अगर ना हो तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा इस बैठक की अध्यक्षता। अगर वह भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा, ना कि उपराष्ट्रपति। जॉइंट सेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी प्रस्ताव पर मतदान के दौरान प्रथम मत नहीं डालता है, लेकिन निर्णायक मत डाल सकता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना पहला मत नहीं देता है किसी भी प्रस्ताव पर। बाकी अगर टाई हो जाए तो निर्णायक मत डाल सकते हैं वहां पर। सत्र के दौरान बैठकों का स्थगन करना, जिसे साइन डाई स्थगन कहा जाता है। एक समय तिथि घोषित नहीं की जाती, दो तरीके से करते हैं वो सत्र के दौरान बैठकों का स्थगन। एक तो साइन डाई स्थगन होता है, साइन डाई जिसमें समय या तिथि घोषित नहीं की जाती, और एक साधारण स्थगन होता है जिसमें अगली बैठक की तिथि निर्धारित व समय निर्धारित किया जाता है। और एक बात पे आपको ध्यान देना है, किसी प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष में मतों की संख्या बराबर होने पर गतिरोध दूर करने के लिए अध्यक्ष अपना निर्णायक मत डाल सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष प्रथम मत डालता है। तो एक ही कंडीशन में पहला मत डालेंगे लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, अगर उनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तभी। ब्रिटेन में लोकसभा अध्यक्ष बनने के पश्चात राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना होता है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। एक परंपरा है जो ब्रिटेन में चलती है, मगर भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो एक दल से आते हैं, ज्यादातर जो सत्ता पक्ष होता है उनकी तरफ से। और प्रोटेम स्पीकर का जिक्र देखने को मिलता है यहाँ पर। ये राष्ट्रपति अपने विवेक से नियुक्त करते हैं इनको। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर घोषित करते हैं, जिसका मुख्य कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना व अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना होता है। संसद के सत्रों की बात करते हैं। आर्टिकल 85 में जिक्र मिलता है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होगा, लेकिन परंपरा अनुसार संसद के तीन सत्र बुलाए जाते हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र यह वर्ष का पहला सत्र होता है, अवधि फरवरी से मार्च। संयुक्त बैठक होती है जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है। वित्तीय कार्य संपन्न होते हैं बजट सत्र में। मॉनसून सत्र में आता है वर्ष का दूसरा सत्र होता है, अवधि जुलाई अगस्त होती है। इसके अंतर्गत विधायी कार्य व चर्चा की जाती है। शीतकालीन सत्र वर्ष का अंतिम सत्र माना जाता है, नवंबर दिसंबर इसकी अवधि होती है, विधायी कार्य व चर्चाएं शामिल होती है। फिर एक विशेष सत्र है, 3 सत्रों के अलावा भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर विशेष सत्र बुला सकते हैं। किसी सदन के 1/10 यानी 10% सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए तो राष्ट्रपति उस सदन का सत्र बुलाते हैं। संसद के विशेषाधिकार 2 प्रकार के हैं, तो व्यक्तिगत रूप पे सांसदों को मिलते हैं और एक सामूहिक रूप पे मिलता है। व्यक्तिगत रूप पे जो विशेष अधिकार मिलते हैं सांसदों को, उस पर जिक्र करते हैं। एक सांसद के तौर पर मिलने वाले अधिकार होते हैं ये विचार व अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के आचरण पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है जब तक उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन ना हो। प्रत्येक सांसद को सदन के भीतर मतदान की स्वतंत्रता होती है, इसके लिए उन पर न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। सत्र के दौरान सांसद को न्यायालय में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पहले व सत्र के दौरान तथा सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक किसी सांसद को दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। वहीं पे सामूहिक तौर पे देखा जाए तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को सदन की कार्यवाही में से बाहर करने का अधिकार होता है। अपवाद इसका महान्यायवादी, वो शामिल हो सकते हैं संसद की कार्यवाही में। संसद को अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने व प्रकाशित होने से रोकने का अधिकार होगा। अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा। तो ये संसद के विशेषाधिकार है। संसद की अवमानना, अब इस पर जिक्र करते हैं कि कोई ऐसा कार्य करना, लेख लिखना या टिप्पणी करना जिससे संसद या सांसद की गरिमा कम होती हो, संसद की कार्यवाही में बाधा डालना, किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत सूचना देना, सदन के द्वारा मना किए जाने पर भी कार्यवाही को प्रकाशित करना, ये सब अवमानना के प्रकार है। संसद अपनी अवमानना के लिए 2 प्रकार के दंड देती है, एक दिग्दंड और एक कारावास। अब विधायी प्रक्रिया पर नजर मारते हैं कि 3 चरणों से गुजरती है। 3 वाचन होते हैं विधायी प्रक्रिया के। पहला विधेयक का प्रस्तुतिकरण, प्रथम वाचन। दूसरा समिति स्तर पर शुरुआत, उसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद सदन में बहस होती है तथा बहस के बाद संशोधन पेश किया जाता है, द्वितीय वाचन। और तीसरा है संपूर्ण विधेयक पर मतदान किया जाता है व उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है।
विधेयकों के प्रकार: साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा। राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं होती प्रस्तुत करने के लिए। अपवाद है, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक होती है जिसमें विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। सैद्धांतिक तौर पर राज्यसभा लोकसभा की बराबर शक्तियां होती है, लेकिन व्यवहार में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वहां पे नंबर ज्यादा होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक: आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। तो संविधान में संशोधन करने का उल्लेख किस आर्टिकल में? 368 में है। इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं होती है। यह विधेयक विशेष बहुमत से पारित होता है। उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का मतदान आवश्यक होता है। वहां पे गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर संविधान संशोधन के मामले में गतिरोध आ जाए दोनों सदनों में, अगर उस पर विचार ना मिले, तो संयुक्त बैठक का वहां पर कोई जिक्र नहीं है, नहीं होती है वो, और विधेयक समाप्त हो जाएगा अगर पास नहीं होता है तो किसी भी उसमें। 24th अमेंडमेंट 1971 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान संशोधन को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पे निकल के आती है। वित्त विधेयक व धन विधेयक, अब इन पे बात करते हैं। आर्टिकल 110 और 117 में फाइनेंस बिल का उल्लेख है, जिसे वित्त विधेयक भी बोला जाता है। और जो धन विधेयक है वो आय व व्यय से संबंधित विशिष्ट विषय की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। वह इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है। वह इस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते हैं। जो मनी बिल है ये सिर्फ आर्टिकल 110 में इसका जिक्र है, और फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 और 117 दोनों में जिक्र है, दोनों के प्रावधान शामिल होते हैं। वित्त विधेयक में व धन विधेयक में केवल आर्टिकल 110 के प्रावधान शामिल होते हैं। आय व व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक वित्त विधेयक है। तो भारत में धन विधेयक सिर्फ आर्टिकल 110 में इसका जिक्र है, आर्टिकल 110 में उल्लेख है। ऐसा विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित सभी या कोई प्रावधान शामिल हो, केवल आर्टिकल 110 के, इसके अलावा कोई नहीं। ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, साधारण बहुमत से पारित होता है। प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश मंजूरी जरूरी है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। वह केवल अपनी सिफारिशों के साथ 14 दिन के भीतर विधेयक को लौटाती है, लेकिन लोकसभा इन सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला जो है इसको प्रमाणित लोकसभा के स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इस मामले पर। अब वित्त विधेयक, जिसमें आर्टिकल 110 के कुछ प्रावधान या सभी के अलावा आर्टिकल 117 के भी कुछ प्रावधान या सभी प्रावधान शामिल हो, ऐसा विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित सभी या कुछ विषय शामिल हो तथा उनके बाहर का कोई भी विषय शामिल हो, तो वो वित्त विधेयक माना जाता है। दो रूपों में धन विधेयक से समानता रखता है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है प्रस्तुत करने के पहले। शेष मामलों में वित्त विधेयक साधारण विधेयक के समान होता है। संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। केवल लोकसभा में लाया जाता है, साधारण बहुमत से पारित होता है, न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से लाया जाता है, केवल विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष के निजी सदस्य जो मंत्री दायित्व नहीं है जिनके पास, वो इसको लेकर आते हैं। एक सत्र में केवल एक बार ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तुत व्यक्त किया जाता है। यदि यह पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। विपक्ष का नेता लोकसभा में जिस दल ने कम से कम 10% वोट यानी 1/10 सीट प्राप्त की हो, उस दल का नेता विपक्ष के नेता की भूमिका में होता है और उसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे 543 सीटें हैं तो कम से कम 55% या 55 सीट या 54 सीट जिसके पास भी होंगी, तो वो वहां पर नेता माना जाएगा, विपक्ष का नेता, और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है विपक्ष के नेता को। विश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह साधारण बहुमत से पारित होता है। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में लेके आया जाता है इसे, कि हमारे पास पूरा बहुमत है सरकार चलाने के लिए, तो वहाँ पे जो अविश्वास प्रस्ताव है वो खारिज हो जाता है। विश्वास मत के द्वारा लोकसभा में मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत का परीक्षण किया जाता है। यदि विश्वास मत पारित ना हो तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। वह सामान्यतः धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो विश्वास प्रस्ताव है वह धन्यवाद प्रस्ताव के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। काम रोको प्रस्ताव के द्वारा जनहित से संबंधित तत्कालीन महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन के पूर्व निर्धारित कार्य को रोक दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, साधारण बहुमत से पास किया जाता है इसे।
सदन में किसी मंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद के कार्यों की निंदा की जाती है इसके माध्यम से। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के किसी भी विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, संबंधित मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव किसी योजना के लिए सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती के लिए लेके आया जाता है। इसे केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि वहीं पे केवल धन विधेयक और वित्त विधेयक वहीं पर आते हैं, तो ये जो कटौती प्रस्ताव है ये भी केवल लोकसभा में आता है। इसमें 3 प्रकार की कटौती की बात की जाती है। एक नीतिगत कटौती, जिसको मतलब नीति को अस्वीकृति करना, कि कोई भी नीति है गवर्नमेंट की उसको मतलब एक तरीके से उसको अस्वीकार करते हैं तो 1 रुपया काट दिया जाता है उसमें से, तो ये नीतिगत। और एक आर्थिक कटौती होती है, उसमें सरकार खर्च में कमी लाना, निश्चित राशि कम करने की बात की जाती है कि 1 करोड़ मांगी है गवर्नमेंट ने तो उसमें कहा जाता है कि नहीं, इससे 40 करोड़, सिर्फ 40 करोड़ में काम करो, और 100 करोड़ मांगे हैं तो 40 करोड़ एक कटौती कर दी, एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है। फिर एक सांकेतिक कटौती होती है, विशिष्ट शिकायत को अभिव्यक्त करना उसका वो होता है उद्देश्य। मांगी गई धनराशि में से 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं इसके माध्यम से। तो ये कटौती प्रस्ताव था। अब निधियां और या कोष जो है हमारे ट्रेजरी और फंड है गवर्नमेंट के, उनके बारे में जिक्र करते हैं। भारत की संचित निधि, आर्टिकल 266(1) में इसका प्रावधान है। संसद विधायिका के व्यावधीन होगी, ये संसद या विधायिका के व्यावधीन होगी, क्योंकि इसमें खर्च करने के लिए संसद की या विधायिका की मंजूरी जरूरी है। यहाँ पर संसद का नियंत्रण होगा। विनियोग विधेयक, इसके द्वारा संचित निधि से धन निकाला जाता है। अगर इससे पैसा निकालना है तो विनियोग विधेयक लाया जाता है, उसे पास करवाना पड़ता है, तभी इससे धन निकाला जाता है। भारत सरकार को होने वाली आय को रखा जाता है इसमें। स्रोत है कर से प्राप्त राजस्व, ऋण से प्राप्त राशि, ब्याज से प्राप्त आय, ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त आय, सरकार की कंपनियों का मुनाफा आदि। संचित निधि पर जो खर्चे भारित होते हैं उनका जिक्र मिलता है हमें। ये संविधान द्वारा सर्जित है संचित निधि। राष्ट्रपति को प्राप्त भत्ते व सुविधाएं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाले भत्ते व सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के जजों के भत्ते व सुविधाएं, कैग व यूपीएससी अध्यक्ष के भत्ते व सुविधाएं संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की आकस्मिक निधि, ये मतलब इमरजेंसी फंड होता है। आर्टिकल 267 में इसका जिक्र है। संसद द्वारा सर्जित है, ये संसद ने इसे बनाया है। कार्यपालिका और राष्ट्रपति के अधीन व्यावधीन होती है ये, मतलब इस पर संसद का एक तरीके से कंट्रोल नहीं होता, कार्यपालिका का कंट्रोल होता है, इस पर सरकार का कंट्रोल होता है। आकस्मिक निधि एक ऐसा खजाना है जो इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त अशीघ्र धन निकासी के लिए बनाई गई है। जैसे कोविड टाइम में धन निकाला गया तो वो यहाँ से निकाला गया था इमरजेंसी के टाइम पर आकस्मिक निधि से। भारत का लोक लेखा कोष, उन धनराशियों को रखा जाता है इसमें जो भारत सरकार के आय के नियमित स्रोत नहीं है, जैसे अमानत व धरोहर के रूप में रखी गई है। वहाँ पे जो धनराशि वो उसमें शामिल होती है, जैसे पीएफ अकाउंट, सरकारी कर्मचारियों के, सरकार द्वारा जारी बचत पत्र, बॉन्ड, ये सब इसमें आते हैं। संसद के काल, ये प्रमुख शब्द हैं कुछ जो संसद में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रश्न काल, आज संसद का सत्र चल रहा हो तब बैठक का पहला घंटा सामान्यतः 11 से 12 बजे सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित है। इसे ही प्रश्नकाल कहते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उन्हें मौखिक उत्तर दिया जाता है व उनसे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न वो है कि लिखित उत्तर दिया जाता है, वह पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अल्प सूचना के प्रश्न वो होते हैं कि जिनमें जनहित से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें अन्य प्रश्नों की तुलना प्राथमिकता देकर पूछा जाता है। फिर जिक्र मिलता है शून्यकाल का, 0 आवर का। भारत की देन है ये, नेपाल व भूटान द्वारा इसे अपनाया गया है अपने वहाँ की संसद में। अनौपचारिक है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल की समाप्ति व भोजन अवकाश से पहले सामान्यतः 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है, जिसमें सदस्यों के द्वारा किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। किचन कैबिनेट एक शब्द है जिसमें घनिष्ठता का प्रतीक होता है ये। लघु समूह, जिसमें पीएम के अत्यधिक विश्वास पात्र व्यक्ति शामिल होते हैं। त्रिशंकु संसद, किसी एक दल को बहुमत ना मिल होने की स्थिति में जब अनेक दल मिलकर संसद बनाते हैं तो उसे त्रिशंकु संसद कहा जाता है। लेम डक या पंगु सत्र उसे बोला जाता है जब लोकसभा या विधानसभा का अंतिम सत्र जिसके बाद उसे भंग कर दिया जाता है, जैसे चुनाव होने से जस्ट पहले जो सत्र होता है उसे लेम डक या पंगु सत्र बोला जाता है। राज्यसभा की अनन्य शक्ति, आर्टिकल 249 में यदि राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
आर्टिकल 312 में ये प्रावधान है कि यदि राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 67 बी ये बताता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये राज्यसभा से इम्पोर्टेंट कुछ अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, तो वो हमने देख लिया। अब संसदीय समितियों का जिक्र करते हैं, जिन्हें लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद सदस्य संसदीय समितियों को कहा जाता है। संसद के अधिकतर कार्य करती हैं ये समितियां, तो इसलिए इन्हें लघु संसद कहते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इनका निर्वाचन होता है। स्थायी समिति होती है जिसमें जिसका प्रतिवर्ष गठन होता है। फिर एक तदर्थ समिति होती है जो समय समय पर गठन होता है आवश्यकता अनुसार। इसमें एक चयन या प्रवर समिति होती है जो विधि निर्माण उद्देश्य से की जाती है। एक विशेष समिति होती है जो विधि निर्माण के अलावा अन्य कार्यों के लिए गठित की जाती है। लोक लेखा समिति कैग द्वारा आकलन, जो कैग की रिपोर्ट होती है उसका आकलन करती है लोक लेखा समिति, उसका विश्लेषण करना। जब 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। परंपरा अनुसार अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है लोक लेखा समिति का। फिर आता है एक प्राकलन या आकलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, वह सभी लोकसभा से होते हैं। यह समिति बजट का आकलन करती है तथा खर्च के आकलन को नियंत्रित करती है। एक संसद की संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है जो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जिसमें डाइसी, डिलोमे व ब्लैकस्टोन ये बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के संदर्भ में कि संसद की शक्तियां असीमित है। संसद कोई भी कानून बना सकती है, संसद किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, संसद किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट पुरुष को स्त्री व स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा अन्य सभी कार्य कर सकता है। आलिखित संविधान है ब्रिटेन का। परंपरा अनुसार नियम व कानून चलते हैं वहाँ पे। एकात्मक व्यवस्था है। न्यायालय संसद के कानूनों का पुनरावलोकन नहीं कर सकता। तो ये तुलना की गई है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। अब इंडियन पार्लियामेंट की देखते हैं। संसद की सर्वोच्चता है भारत में एक तरीके से। AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के अधीन रहते हुए संसद सर्वोच्च है। संविधान के अधीन रहते हुए संसद सर्वोच्च है विधि की प्रक्रिया के अनुसार। संसद जनता की प्रतिनिधि है व लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, अतः संसद भी सर्वोच्च है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है। संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, वहीं संसद वयस्क मताधिकार व प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होती है। संसद का पतन, ये क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है यहाँ पे। लॉर्ड ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी अपनी किताब में इसका जिक्र करते हैं। केसी वियर लेजिस्लेचर अपनी किताब में इसका जिक्र करते हैं कि किस तरीके से संसद का पतन हो रहा है। संसद की शक्ति में कमी आना, मंत्रिपरिषद व कार्यपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी होना। रेमजे म्योर व आइवर जैनिंग के अनुसार संसदीय प्रणाली व्यवहार में मंत्रिमंडलीय प्रणाली बन जाती है और संसद में निर्देशित होने की बजाय मंत्रिमंडल ही संसद को निर्देशित करता है। इसका कारण ये है कि दल व्यवस्था जैसे जैसे मजबूत होती गई व दलीय अनुशासन कठोर होता गया, वैसे वैसे कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ने लगी व संसद को नियंत्रित करने लगी। कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण कार्यपालिका की 2 शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है। कार्यपालिका का छोटा व संगठित स्वरूप भी विधायिका पर हावी होता है। PM के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण भी कार्यपालिका मजबूत हुई है। प्रदत्त विधायन के बढ़ते प्रयोग से भी कार्यपालिका मजबूत हुई है। वर्तमान में भारतीय संसद के पतन के कारण राजनीति का अपराधीकरण सबसे मुख्य कारण है, एक व अपराध का राजनीतिकरण। संसद के कार्य दिवसों की घटती संख्या, जिसके कारण महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिना बहस वाद विवाद के पारित हो जाते हैं। काफी सारे विधेयक ये देखने को मिला है। संसद में प्रतिनिधियों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसके कारण बहस की गुणवत्ता में कमी आ गई है। अब वो ये कि पर्सनल अटैक करते हैं, विचार वैसे रहे नहीं है जैसे पहले के नेताओं के थे, तो एक तरीके से गुणवत्ता गिर रही है। संसद कार्यवाही के दौरान सांसदों की अनुपस्थिति, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे सांसद हैं जो चुनाव तो जीत जाते हैं मगर उसके बाद अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। कई फिल्में बनाने लगते हैं, कई कुछ करने लगते हैं। राज्य विधानमंडल, इसमें 2 देखने को मिलते हैं हमें। एक राज्य विधानसभा जहाँ पर MLAs होते हैं, एक सदनीय होता है ये सिस्टम। फिर दूसरा है राज्य विधान परिषद जो द्विसदनीय होता है। इसमें राज्य विधान परिषद व राज्य विधानसभा दोनों शामिल होती है। MLA राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं और MNC राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं। वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। विधान परिषद का जिक्र हमें आर्टिकल 169 में देखने को मिलता है, जिसमें निर्माण व समाप्ति का उल्लेख है। विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा साधारण बहुमत से विधान परिषद का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार
मैक्सिमम 1/3 विधानसभा का सदस्यों का रहता है और मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए विधान परिषद के अंदर। विधान परिषद का गठन, एक तो जो निर्वाचित होते हैं इसमें और एक मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा, कुल 1/6 सदस्य, समाज सेवा सहकारी संस्था व विद्वान, इनमें से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। बाकी का निर्वाचन होता है कुल 5/6 सदस्यों का। कुल का एक तिहाई विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। 1/3 स्थानीय संस्थाओं के द्वारा होता है, इसमें पंचायत, नगर पालिका ये सब शामिल होती है। और 1/12 शिक्षकों के द्वारा, जो पीआरटी को छोड़ के टीजीटी और पीजीटी होते हैं वो शामिल होते हैं इसमें, और पीआरटी शामिल नहीं होते हैं। 1/12 स्नातक छात्रों के द्वारा, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा निर्वाचन होता है एमएनसीज का। विधानसभा जनता द्वारा चुना जाने वाला सदन है। आकार मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए। 2 अपवाद है इसमें, 2 नहीं 3 अपवाद देखने को मिलते हैं इसमें, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। सिक्किम में 32 सदस्य हैं, गोवा और मिजोरम में 40 सदस्य हैं विधानसभा में। संघ शासित प्रदेशों की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में 70 है, पुदुचेरी में 30 है, जेएनके में 83 सदस्य हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है विधानसभा का। विधानसभा लोकसभा के इक्वल है और विधान परिषद राज्यसभा के इक्वल है राज्य के स्तर पर, भूमिका के आधार पर देखा जाए तो। राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है। आधारित स्तर पर लोकतंत्र, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बात होती है, जिसमें हमें पंचायती राज व नगर पालिका का जिक्र मिलता है। डीपीएसपी आर्टिकल 40 में ये शामिल था कि प्रावधान किया जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी को लाने के लिए। एक गांधीवादी आर्टिकल से बोला जाता है आर्टिकल 40 को। बाद में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करके 1992 में राज्य पंचायत की स्थापना का प्रयास करेगा। ये डीपीएसपी में बोला गया था आर्टिकल 40 के तहत। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट द्वारा स्थापित कर दिया जाता है पंचायत व नगर पालिका को। लॉर्ड रिपन 1882 की घोषणा को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक, जो क्वेश्चन ही पूछा गया काफी बार, लॉर्ड रिपन है भारत में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, जो 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना पर बल दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत व जिला परिषद। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया इसे। 73rd जो अमेंडमेंट है 1992 में आया। पार्ट 9 जोड़ा गया संविधान में, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 विषय शामिल किए गए। इसका जो प्रावधान है 73rd अमेंडमेंट में, ये किया गया कि 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना, जिन पर राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहां मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। पंचायत के सभी स्तरों पर सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे। अपवाद है इसका कि 2 स्तर पर जिला व ब्लॉक सदस्य गण आपस में से चयन करेंगे। ग्राम स्तर प्रक्रिया राज्य विधानमंडल तय करेगा। गठन संबंधित प्रावधान इसके ये है कि राज्य विधानमंडल तय करेगा, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा सामान्यतः, लेकिन इसे कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर नई पंचायत के लिए चुनाव करवाने होंगे और नवगठित जो पंचायत होगी वो शेष कार्यकाल पूरा करेगी, शेष कार्यकाल मिलेगा। अगर कोई 5 साल पहले खत्म, मतलब 3 साल में कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो बचे हुए 2 साल नई पंचायत करेगी, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये प्रावधान है। पंचायत में SC/ST वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए मिनिमम 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, 33% आरक्षण बोल सकते हैं आपसे महिलाओं के लिए। महिला आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायतों को वित्तीय मजबूती के लिए इससे संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल तय करेगा। कार्य राज्य सरकार व पंचायतों के बीच कर से कर से प्राप्त राजस्व बंटवारे के संबंध में सलाह देना। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में सलाह देना। राज्यपाल द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य करना, ये राज्य वित्त आयोग के कार्य होंगे। पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग गठित होगा एक, वो फिर राज्य में पंचायतों के चुनाव करवाएगा। इससे जुड़े प्रावधान विधानमंडल तय करेगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। 73rd जो अमेंडमेंट में कुछ स्वैच्छिक प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिनमें है कि राज्य सरकार स्वेच्छा से सांसदों व राज्य
विधानमंडलों के सदस्यों को पंचायतों की सदस्यता दे सकती है। दुर्लभ वर्ग के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था कर सकती है। स्वेच्छा से 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों में से कुछ या सभी को पंचायतों को सौंप सकती है। टोटल 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, जिसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में पंचायती राज की संरचना व गठन का प्रारूप। त्रिस्तरीय प्रारूप को स्वीकार किया गया है। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। 3 स्तर पे पंचायत होगी। जो ग्राम स्तर है वो गांव के लेवल पे, मध्यवर्ती वहाँ पे ब्लॉक पंचायत, और तीसरा जिला स्तर जिला परिषद। ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होगा। गांव के सभी मतदाता जो 18 और उससे ऊपर के हैं उसमें शामिल होंगे। स्थानीय स्तर पर कार्य करती है पंचायत, जिसमें पेयजल, स्वच्छता, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गरीबी उन्मूलन में सहायता, ये सारे कार्य करती है। जो आय के स्रोत होते हैं वो पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कर होते हैं। राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान भी इसमें शामिल होता है, वह स्वैच्छिक व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला अनुदान। मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक पंचायत जिसे बोला जाता है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहाँ मध्यवर्ती स्तर होता है। ब्लॉक पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन सदस्य आपस में वोट डालकर करते हैं ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन। कार्य जो होते हैं ब्लॉक स्तर पे पंचायत के, वो है कि विभिन्न गांव पंचायतों का अधिरक्षण व कार्यों में समन्वय बैठाना, ग्राम पंचायतों के विकास की रिपोर्ट को समय समय पर विश्लेषित करना। जिला स्तर या जिला परिषद पर जो जिला परिषद होती है उसमें सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जिला प्रमुख का निर्वाचन सदस्य आपस में करते हैं। कार्य होते हैं ब्लॉक पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करना, विभिन्न ब्लॉक पंचायतों के मध्य समन्वय बैठाना, जिले के विकास कार्यों में सरकार को सलाह देना। शहरी स्तर पर स्वशासन, जिसमें नगर पालिका का जिक्र देखने को मिलता है हमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नगर पालिका का प्रावधान किया गया 1992 में, जिसके चलते संविधान में पार्ट 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं जो नगर पालिका को सौंपे जा सकते हैं। प्रमुख प्रावधान यह है कि 3 प्रकार की नगर पालिका संस्था का प्रावधान करता है ये आर्टिकल, जिसे नगर पंचायत, जहाँ 10 से 20 हज़ार की जनसंख्या होगी वहाँ नगर पंचायत का प्रावधान। नगर परिषद 20 हज़ार से लेकर 3 लाख की जनसंख्या पर। नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर। विकेंद्रीकृत नियोजन को मान्यता दी गई है यहाँ पर। आर्टिकल 243ZD एंड आर्टिकल 243E जोड़ा गया है। जिला नियोजन परिषद का गठन किया जाता है आर्टिकल 243ZD के तहत, और आर्टिकल 243ZE में महानगर नियोजन परिषद का गठन किया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा जिला व महानगर के लिए विकास की योजना तैयार की जाती है व उससे प्रांतीय सरकार के पास भेजा जाएगा। अन्य प्रावधान अमेंडमेंट 73 के बराबर ही है। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के महत्व के बारे में। 73rd एंड 74th संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जिससे संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी। स्थानीय स्तर पर मूलभूत क्षेत्रों में संरचनात्मक एकता आई। राज्य वित्त आयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को गति मिली। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सहभागिता में बढ़ोतरी हुई।